Respected Honorable Justice Tariq Mahmood Jahangiri साहब को आज इस्लामाबाद बार काउंसिल में वेलकम करते हैं और आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ ज़ाहिद महमूद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तिलावत कलाम पाक से कीजिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. मुजाहिद साहब से दरखास्त है कि मैं आपके चंद अशार नजर की. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है. ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है. हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है. ज़माना धूप है मगर छाँव है बस एक बस्ती में. ज़माना धूप है मगर छाँव है बस एक बस्ती में. ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है. हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है. अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब राजा मोहम्मद अलीम खान अब्बासी साहब वर्दी वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल से कि वो पोडियम पर तशरीफ लाएँ और वेलकम एड्रेस दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुहतरम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ऑनरेबल जज जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, गुलकार अब्बासी साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामाबाद बार काउंसिल, काजी आदिल साहब, कमर सदवानी साहब, साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल. मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से मोहतरम जज साहब को यहाँ वेलकम करता हूँ और ये बहुत खुशाइन बात है आपके लिए और बड़े एजाज़ की बात है कि जहांगीरी साहब एक बड़ा नाम हमारे इस्लामाबाद में वकालत के हवाले से. आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे, आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे, आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे, आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर रहे. तो इतने रिच प्रोफाइल के साथ और जो सबसे बड़ी शनाख्त जज साहब की, आप इनकी जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं क्रिमिनल साइड पे, इनको मलिका हासिल रहा जब ये वकालत करते थे. और अनडाउटली इस्लामाबाद में सबसे बड़ा अगर चैम्बर हम गर्दानेंगे तो वो जहांगीरी लॉ एसोसिएट्स का है. एक बड़ी तादाद उनकी आज वहाँ मौजूद है. उनके आगे अपने एसोसिएट्स बहुत सारे हैं. तो आपकी खुशनसीबी है कि इन्होंने आपको वक्त दिया. हमने रिक्वेस्ट की इनसे कि आपकी अपनी बार है, यू आर पार्ट ऑफ दिस बार. और जहांगीर साहब हमारे बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, ये हमारा 6th बैच है और हर बैच में जो टॉप के प्रोफेशनल्स हैं इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से और 20 डिवीजन से, हर फील्ड में तकरीबन 12 या 14 लेक्चर हम हर उसमें करते हैं. और जो अपने टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो आते हैं यहाँ, अपनी पूरी लाइफ का जो उनका निचोड़ होता है. तो आज हमने आपको ज़हमत दी
اور کرمنل لاء کے حوالے سے، جو ایتھکس کے حوالے سے، اور آپ کا جو اتنا رچ ایکسپوجر رہا ہائی کورٹ میں بطور جج کے، بطور جو ڈفرینٹ لاء آفیسرس کے حوالے سے، اور ادروائز بہت قریب سے آپ نے اس سسٹم کو دیکھا. آپ کے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں آپ کا جتنا ایکسپوجر رہا آپ کی لائف میں آج آپ ڈسپلے کریں ہمارے بچوں کو، اور یہیں سے کل لوگ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوں گے، آپ سول ججز بنیں گے، آپ ہی وائس چیئرمین بنیں گے، آپ ہی پاکستان بار کونسل میں اور سپریم کورٹ کے ججز بنیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں اور اپنی لائف کا ایکسپوجر اور کرمنل لاء کے حوالے سے جو آپ کا ان پٹ ہے وہ آج ہمارے بچوں سے شیئر کریں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ رسول کریم. راجہ علیم عباسی صاحب وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، ذوالفقار عباسی صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، قاضی عادل علی صاحب ممبر اسلام آباد بار کونسل، بیرسٹر سرداری صاحب ممبر اسلام آباد بار کونسل، وسیر احمد کیانی صاحب ممبر اسلام آباد بار کونسل، اور میرے حال میں موجود میرے ینگ لائرس. Thank you very much for inviting me to grace this occasion. I am grateful to the office bearer of the Islamabad Bar Council who have introduced this practice for giving lectures to the young entrants, because when we joined the profession there was no such practice and we were deprived of such kind of guidance and the lectures, and now I am glad that this practice has been started, and credit both to the members who are the practicing members of the bar. They have also faced such kind of problem while practicing at the bar side, and now they have started this trend, this tradition, which is highly appreciable. So first of all, I think being a lawyer, you should be thankful to Allah Almighty and your parents. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنے عظیم پروفیشن میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے جو ایکسپیرینس ہے یہ بیسٹ پروفیشن ہے پاکستان میں بھی، پوری تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور اس پروفیشن کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کم ہیں، لیکن اس بینیفٹس کے ساتھ کچھ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے جو آپ نے فلفل کرنی ہے. اور اگر آپ وہ ڈیمانڈ فلفل کریں گے تو یو ول بیکم اے سکسیزفل لائر. آپ بہت بڑی ججز بھی بنیں گے، ہائی کورٹ کے بھی بنیں گے، سپریم کورٹ کے بھی بنیں گے، آپ بار آفس بیرر بھی بنیں گے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اگر آپ ان چیلنجز کو میٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے راستے میں کوئی چیز جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گی. تو سب سے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی پوسٹ پہ جب آپ جاتے ہیں، ایون ججز بھی ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا جو بھی ہے، ان کے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے. اس ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ایک سینس شروع ہو جاتا ہے کہ جس ڈیٹ کو میں نے ریٹائر ہونا ہے اور پھر میں نے کیا کرنا ہے. پھر میرے پاس یہ سرکاری جو فیڈرل سیکرٹری ہے، آئی جی ہے، چیف کمشنر ہے، جو بھی بڑے آفس ہے یا کوئی بھی جوڈیشری سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں جی یہ سرکاری گھر بھی چلا جائے گا، گاڑی بھی چلی جائے گی، اسٹاف بھی چلا جائے گا، میں کیا کروں. اور پھر جب ریٹائر ہو کے گھر جا کے آپ بیٹھتے ہیں، وہ بندہ ریٹائر ہو کے بیٹھتا ہے تو جو پوتے پوتیاں یا اولاد ہوتی ہے وہ بھی لفٹ نہیں کراتی کہ جی بابا بیچارہ بیٹھ کے اب یہ کام کاج ہے کچھ نہیں. تو لائر کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ٹل ڈیتھ وکیل اپنا پروفیشن میں کرتا رہتا ہے پریکٹس. ہم نے ایسے لائر دیکھے کہ ابھی بھی میری کورٹ میں ایسے لائر اپیئر ہوتے ہیں جن کی ایج مور دین 80 ہے، 80 پلس بھی وہ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ لائر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا بیمار تھے تو ہم نے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے روسٹر پہ آنے کے لیے. میں نے یا علیم صاحب نے یا ذوالفقار صاحب نے، ہم نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور انہوں نے آ کے پریکٹس کیس اپنا آرگو کیے. تو یہ کسی بھی آپ کو یہ بینیفٹ کہیں بھی نہیں کہ ٹل ڈیتھ یو آر ایکٹیو، یو آر ارننگ، یو آر سرونگ دا نیشن، اور آپ لوگوں کی دعائیں دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریلیف لے کے دیتے ہیں تو فیس تو چلو آپ کو ملتی ہی ملتی ہے، آپ کو دعائیں ملتی ہیں. آپ کسی کے بچے کو جیل سے ریلیز کرواتے ہیں، کسی کی ڈیتھ سینٹینس ختم کرواتے ہیں، کسی کو آپ اس کے گھر کا یا اس کے مرحوم شوہر کی جائیداد کا حصہ جو اس کے کسی نے ریزرو کی ہوتے لینڈ گریبر سے آپ لے کر دیتے ہیں تو آپ کو جولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. تو یہ ایسا پروفیشن ہے، کوئی کسی غریب آدمی کا کیس آپ فری کر دیتے ہیں.
कोई काम वाली आती है, कोई रेडी वाला आता है, कोई नौकर आ कहते हैं बीवी नहीं पैसे, आप केस करते हैं, आप उसके बच्चों की कस्टडी आप ले देते हैं, तो वो आपको दुआएं देते हैं। तो ये भी सिर्फ इस प्रोफेशन में, बाकी किसी भी प्रोफेशन में स्वयं सैलरी के किसी प्रोफेशन में आप बताएं, एक बैंकर है वो सैलरी लेता है, उसको दुआएं तो कोई क्यों देगा? तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आपको इनकम भी है, आपको दुआएं भी हैं, आप नेकियां भी कमाते हैं, आपकी रिटायरमेंट नहीं है, आपकी पोस्टिंग नहीं है, आपकी ट्रांसफर नहीं है। ये नहीं है कि रात को आप सो रहे हैं तो सुबह उठे तो ट्रांसफर टू बलोचिस्तान। आज ही मेरी कोर्ट में 3 केसेस थे। एक खातून को उन्होंने आज़ाद कश्मीर रिपेट्रिएट कर दिया, टीचर थी, उसका रोना धोना थी कि मुझे आज़ाद कश्मीर न बजाए। एक पुलिस का ऑफिसर था, डीएसपी, उसको बलोचिस्तान भेज दिया। अब कल तक वो बड़ा यहाँ पे उसकी पोजीशन थी, आज वो बलोचिस्तान पढ़ रहा तो वो काम रहा। आपके प्रोफेशन में ये बात नहीं है कि आप 1 फाइन मारने को उठेंगे और आपको पता चलेगा जी बलोचिस्तान और सिंध या कहीं भी फार फ्लंग एरिया में आपको। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं। और इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप केस अच्छे, यू आर सक्सेसफुल लॉयर, तो आपकी इनकम भी मिलियन और बिलियंस में है। लेकिन इसके साथ आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस प्रोफेशन के। उसमें यह है कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि यूनिफॉर्म, फॉर एग्जांपल मुझे मोर देन 30 ईयर प्रैक्टिस के हुए, डे 1 से जब प्रैक्टिस की है तो कभी भी मेरे पूरे कोर्ट्स में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी विदाउट यूनिफॉर्म है। अगर किसी खुदा ना पाता है किसी के जनाजे पे जाना है, किसी शादी पे जाना है, तो मैं शलवार की गाड़ी में रख के लाया, ऑफिस में चेंज करके गयो, लेकिन नो, नेवर एवर विदाउट यूनिफॉर्म। अगर आप शेव करते हैं तो डोंट कम कि आपकी शेव नहीं, बड़ी हुई शेव, दाढ़ी रखी हुई अलग बात है, शेव ये नहीं कि जी आज एक दिन की शेव है, दूसरे दिन की शेव। यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, टाइमिंग्स। अब मैं पहले तो हम लॉयर थे तो हम जजेस को क्रिटिसाइज करते थे, उनके वीक पॉइंट्स देखते थे। अब क्योंकि जज हैं तो बाहर की जो चीजें हैं वो मैं ऑब्जर्व करते उनको। अब केस कॉल हो रहा है, क्लाइंट आ गया जी, वकील वेयर इज योर काउंसिल, वो जी सर 0 पॉइंट पहुंच गए, फिर वेयर इज योर काउंसिल, सर जी वो बस गेट एंटर हो गए। तो उस क्लाइंट का इमेज, जज का इमेज 0 हो जाता है। यार क्लाइंट पे कहते हैं मैंने इसको तो फीस दी हुई थी पेश होने की, ये तो अभी इसकी तो आंख ही नहीं खुली। पर जब आंख खोल के आया तो इसकी हालत ऐसी है कि इसके ड्रेस देखें, इसकी यूनिफॉर्म देखें, इसकी शेव देखें। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो अपरेंटली नहीं लगता कि इसका कोई आपको बेनिफिट हो। अपरेंटली कहते हैं ये क्या बड़ा अच्छा केस तैयार किया हुआ जी, मैं तो बैरिस्टर, मैं फलाना, मैं ऐसा केस तैयार किया, 10 मिनट लेट पहुंच गया तो क्या फर्क पड़ा? नो, हाईली इट इज डेप्टी। मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल था 3 साल। अगर 8:30 कोर्ट का टाइम था तो 8:20 पे कोर्ट में जाके बैठ जाता। हालांकि हमारे जो फेडरेशन की केसेस के नंबर की दफा लेट आते थे, तो जैसे चीफ जस्टिस ने एंटर होना उसने कॉर्नर में देखना डिप्टी अटॉर्नी जनरल बैठा, कोर्ट खाली होते थे। मुझे कहते भी थे मेरे स्टाफ वाले, सर वो पहला केस आपका जो है ना सब तकरीबन 10:30 बजे तक नंबर आती। मैं कहूँ कोर्ट टाइमिंग कितने हैं? 8:30 में 10 मिनट पहले जाके बैठा। तो ये चीजें आपकी सक्सेस के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज में या टीचर ये चीजें नहीं बताते, ये प्रैक्टिकली हमने सीखी। तो आपकी पंक्चुअलिटी, फिर वही आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्रेसिंग, आपकी वे ऑफ आर्गुमेंट। फिर जब आप ये चीजें इंग्रेडिएंट्स आपके फुलफिल करते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ योर ब्रीफ, हाउ टू प्रिपेयर द ब्रीफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली आज का इतना कम हो गया है जब से ये बार में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। एक तो बार की पॉलिटिक्स से ये ऑफिस बेयर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हम भी रहे, रीम साहब भी रहे, जुल्फिकार साहब सारे, अब वो इलाकाई तंजीमें बन गई। अब यंग लॉयर बन गए, पठवारी लॉयर बन गए, पश्तून लॉयर बन गए, पंजाबी लॉयर। अब तो एक और ही कहानी शुरू हो गई। और टोटली इट इज इलीगल। लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल में कि ओनली एंड ओनली आपकी जो इलेक्टेड बॉडी है जिसका इलेक्शन होता है, जो जॉइंट सेक्रेटरी जंग को रिप्रेजेंट करता है, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसमें लेडीज भी अभी हमारी बार की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, सेक्रेटरी बनी है, एक आध सीट खातिन ले लेती। अब ये उसका जो लॉस है, डिसएडवांटेज ये है कि कोर्ट्स में जब आते हैं, अभी 3 दिन पहले कोर्ट में केस था, ये हमारे आपके वाइस चेयरमैन भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी बैठे हुए थे। और एक लॉयर से मैंने पूछा, जी पढ़े प्लीज रीड सेक्शन सच एंड सच जो
कहते जी बुक ही नहीं। दूसरे से पूछा जी व्हाट इज द डेट ऑफ अरेस्ट, कहते हैं व्हाट इज द एज ऑफ द अक्यूज्ड, नहीं, सिंस हाउ लॉन्ग ही इज बिहाइंड द बार, जो क्वेश्चन पूछे। तो मैंने दोनों वाइस बाप के बार काउंसिलों के ऑफिस बेरर को कोर्ट में मैंने एड्रेस किया, इवन काजी साहब को भी मैंने किया था एड्रेस। मैंने कहा ना बार में जो ये पॉलिटिक्स और तकरीरें करते हैं, कम से कम ये भी तो बताएं एसोसिएट को कि केस कैसे प्रिपेयर करते, क्योंकि वो बड़ी एम्बेरसमेंट है कि जो आप क्लाइंट के सामने आपकी इंसल्ट हो रही होती है। जज का हमारा भी ब्लड प्रेशर ऑफ हो जाता है डिस्टर्ब। इस आए हैं एक केस में डांट रहे, वह आपको ह्यूमन बीइंग है। अब आप हम तो सारी फाइल रात को पढ़ के आते हैं, अब आपसे पूछा जी व्हेन यू क्लाइंट वर टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस व्हाट इज द डेट ऑफ टर्मिनेशन, फाइल आगे पीछे नो। व्हेन यू फाइल एन अपील, कब आपका व्हेन दिस पिटीशन वाज डिसमिस्ड, कोई पता नहीं। तो हाई कोर्ट में अभी इतना ये लेवल प्रिपरेशन का डाउन हो गया है कि हम जब आज से 25 ईयर या 30 ईयर बैक जब हम हाई कोर्ट जाते थे, पिंडी बेंच थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो थी नहीं, तो हमें रात को नींद नहीं आती थी, इतना डर खौफ होता था कि इंसल्ट ना हो जाए। केस जीतना या हारना दैट इज समथिंग डिफरेंट। इफ यू have prepared your case or you know the facts of the case and you have argued your case in proper manners, अगर आप लूज भी कर जाते हैं तो क्लाइंट दोबारा आपके पास आता है, वो कहते हैं जी कोई नहीं जी केस हार गया, लेकिन वकील साहब मेहनत बड़ी की थी, केस कमजोर थी, कोई नहीं हार गया। तो जीत भी जाए तो कहते हैं जी वकील साहब तो बोले नहीं, मैं दो बार कानून पढ़ के भूखी थी, जज साहब ने फैसला मैंने। तो हमारे साथ प्रैक्टिकली ये हुआ कि कई दफा हुआ कि केस लूज किया, बेल रिफ्यूज हो गई है, बंदा आ गया सर सेशन कोर्ट में, आ यार बेल तो आपकी वकील साहब का मजिस्ट्रेट डिस्कस हो गई, कहते सर साढ़े मुकदर सन केस साढ़ा नहीं बढ़ता सी, लेकिन तो कल सही किया है, इसलिए आपने सेशन कोर्ट में भी आपने बेल अप्लाई कर। तो ये प्रैक्टिकली हमारे साथ हो चुका है। और अगर आप कई दफा हमने केस किसी लॉयर लेकर केस को अच्छे रिजल्ट भी दिए, वो कहते हैं नहीं वो तो आधा घंटा लेट आया, ना उससे बात कर सकता था, ना जज साहब ने 10 क्वेश्चन पूछे, ना उनको कुछ आता था, बस तो अल्लाह वालों कहते हैं खुदा की तरफ से हुआ है कि मैं केस जीत गया। तो ये चीजें आपकी बेसिक है। अब हाउ टू प्रिपेयर योर ब्रीफ, बात इससे हो रही थी कि हमें डर होता था, रात को सोते नहीं थे। पिंडी बेंच में अभी तो हम जजेस भी क्योंकि बाहर से ताल्लुक है, हमें पता है कि चले आप यंग लॉयर्स हैं, उस तरह हम नहीं करते, किसी को डांटते नहीं है, मिसबिहेव नहीं करते। पिंडी बेंच में तो हम जाते थे तो डर के ऐसी ऐसी बात पूछते थे, सीडी ऑर्डिनेंस है, व्हेन द सीडी ऑर्डिनेंस आर प्रोमलगेटेड। अब आप केस करने जा रहे हैं किसी की अलॉटमेंट का, और अगलों ने जज साहब ने ये भी पूछे कि सीडी ऑर्डिनेंस का प्रोमलगेटेड, तो अगर आपको नहीं पता तो फिर आपकी खैर नहीं। तो इस किस्म की बात सम टाइम अननेसेसरी चीजें भी हो जाती थी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़ाहिर है जज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगी, तो उसको भी हम प्रिपेयर करके जाते थे। अब तो बेसिक बुक नहीं होती, check this, please read the ingredients of 489 FPPC. Sir, check this honor. Please read, gentlemen, read the ingredients. Check dishonor is not a crime. आप शादी की सलामी में आपको चेक दे देता है, डिसऑनर होता है, आप उसको जेल भेजें। रीड द इंग्रेडिएंट्स, बुक ही नहीं, पता ही नहीं। तो आजकल ये हम फेस कर रहे हैं लॉयर्स। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि बार काउंसिल की मेहरबानी की, उन्होंने आपके लिए ये चीजें अरेंज की हैं, क्योंकि हम लोग, हमें ये चीजें किसी ने नहीं बताई। हम लोगों ने ये लेसन ही सीखा है किसी से डांट खा के, तो किसी से मुख्तलिफ तरीकों से हमने लर्न किया। या तो हाउ टू प्रिपेयर द केस, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। स्टेप नंबर 1 इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। You should know each and every fact of the case, whether it is a criminal, it is a civil, it is a family. Facts of the case में, for example, criminal है, FIR आपके पास आ गई है, 30-40% facts FIR। Column number 1, date of occurrence, time of occurrence, date of FIR, time of FIR, complainant, डिस्टेंस बिटवीन पुलिस स्टेशन एंड दी प्लेस ऑफ ऑकरेंस। अब ये सारी FIR, इतना आपको क्लाइंट की जरूरत नहीं। क्लाइंट जो मर्जी कहता है कि जी ये 6 दिन बाद पर्चा हुआ, कोर्ट में आपने वही बताना है, कोर्ट उसी चीज को मानेगी जो FIR में लिखा। डेट ऑफ ऑकरेंस फॉर एग्जाम्पल 5th है, क्लाइंट कहने की वो हुआ तो 4 दिन पहले थे, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि आपने डेट ऑफ ऑकरेंस 1st लिख देनी, आपने 5th लिखनी FIR में, दैट उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है।
اس کے بعد کمپلیننٹ کون ہے, ایکیوز, پھر آپ نے ایف آئی آر پڑھ لیں. ایف آئی آر میں کیا ہے جی, فلاں نے کہ آپ نے کلاشن کو تھی, ڈنڈا تھا, چھوٹی تھی, رول, نیم آف ایکیوز, رول ایکیوز کا, ہر ایکیوز کس کے ہاتھ میں کیا تھا, کون ایمٹی ہینڈڈ تھا, کہ ہوا کیری کلاشن کو, ہوا کیری گن, اس کے بعد کیا رول ہے, کس نے گن چلائی, کس نے نہیں چلائی, ایمٹی ہینڈڈ اسے للکارا مارا, اس کے پاس ہاتھوں میں کیا تھا, اس میں رول کیا تھا, اس کے بعد ان کی ایجز کیا ہیں, when they were arrested, when they were sent behind the bar, ان سے ریکوریاں کیا ہوئی ہیں, 40% تو آپ نے, اب اس کے بعد آپ نے کلائنٹ کو انٹرویو لے لینا, اس کا ایسا انٹرویو لینا ہے کہ آپ نے ہر چیز پوچھ لینی ہے, whether it is required by the court or not, you should know. ہاں بھائی بتاؤ مردموں کی عمریں کتنی ہیں, شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, ہو سکتا ہے جج آپ سے کوئی بھی بات پوچھ لو, شادی شدہ ہے جی, اچھا جی کتنے بچے ہیں, بچوں کی عمریں لکھاؤ. گواہ کون ہے, گواہ آپس میں رشتہ داری ہیں, راہ چلتے تھے, پہلے کوئی کیس میں انوالو ہے, کورٹ ہم کئی دفعہ پوچھتے ہیں whether involved in any other case, وہ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں بھائی وہ پرچہ ہو جائے. تو یہ آپ کا کام ہے, جو آپ نے فیکٹس ایف آئی آر کے علاوہ ادر دین ایف آئی آر, آپ ہر چیز اس سے پوچھتی ہیں, شرمانا نہیں آپ, اور آپ نے خود آپ نے کہنا ہے کہ ہر چیز کی ریکوائرمنٹ ہو سکتا ہے آپ سے کچھ بھی نہ پوچھے جائے. اب کئی دفعہ ہوتے ہیں آپ فائل پڑھ کے آتے ہیں, اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ بیل بنتی ہے نہیں بنتی, ہم لائر سے کئی دفعہ آرگومنٹ نہیں ہوتے, ایف آئی آر میں نامینیٹڈ نہیں ہے, تھیفٹ کا کیس ہے, میں کہتا ہوں جنٹلمین پلیز ڈونٹ آرگو, اسٹیٹ کونسل کو واٹ از دی ایویڈنس, whether he is identification period conducted, kehta no sir, he was arrested in some other case and this case property has been recovered from his plantation. Pistol recovery of stolen article is 411, it is not theft. Any ingredient regarding theft, no sir, bail allowed. وہ بولا ہی نہیں, اسے کس لیے پوچھنا ہے. تو سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بات کرنے کا بھی نہ موقع ملے یا ضرورت نہ پیش آئے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج آپ سے پوچھے جی واٹ از دی ایج آف دی پٹیشنر, اس کی ریلیونسی, اس کی کیا ریلیشن شپ ہے گواہوں کے ساتھ, واٹ از دی ڈیٹ آف ارسٹ, واٹ از ریکوری, چالان کا پیش ہوا ہے کہ ٹوٹل کتنے گواہ ہیں, چارج ہیز بین فریمڈ اور ناٹ, ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی آپ کلائنٹ سے پوچھ رہے ہیں, فائل کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لو. تو فیکٹس آف دی کیس, اسی طرح فار ایگزامپل سول کیس, کرمنل کی ایگزامپل دی, اسپیسیفک پرفارمنس ہے, ڈیٹ آف ایگریمنٹ, ڈسکرپشن آف پراپرٹی, ٹوٹل سیل کنسیڈریشن, ارنسٹ منی, پیسے وہ کہتے ہیں میں نے اس کو 50 لاکھ دیے, کیسے دیے بھائی, موڈ آف پیمنٹ, چیک پہ دیے, بینک پہ دیے, کون سے بینک سے دیے, چیک کیش دیے تو کس کے سامنے دیے, ارنسٹ منی, کتنا بیلنس سیل کنسیڈریشن تھی, ایگریمنٹ کے اسٹامپ کہاں سے کس سے ایشو کیے, سم ٹائم وٹنسز نہیں ہوتے, اسٹامپ وینڈر از آلسو وٹنس, کورٹ آپ سے وہ بھی پوچھ سکتی ہے, اس کے وٹنسز کون ہیں, کون گواہوں کے نام کیا ہے, اس کمشنر کون ہے, نوٹری پبلک کون ہے, اس ایک ایک چیز آپ, فیملی میٹر ہے, ڈیٹ آف میرج, ڈیٹ آف نکاح, ڈیٹ آف رخصتی, بچوں کی ایج کیا ہے, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, کون سے اسکول میں ہے, کیا مینٹیننس ہے, کتنا خرچہ آپ ان کا بیوی آپ ان کو دیتی ہے, کہ کہاں سے لے کر آتی ہیں, کیا آپ کا سورس آف انکم ہے, آپ کا والد کیا کرتا ہے, ہسبینڈ کیا کرتا تھا, ایک ایک چیز. تو اس طرح سول, کرمنل, فیملی, کانسٹیٹیوشنل میٹر, ایچ اینڈ ایوری فیکٹ. اگر کورٹ آپ سے کوئی کوشچن پوچھے ریگارڈنگ فیکٹ آف دی کیس اینڈ یو ڈونٹ نو دا فیکٹ, دس از یور ٹوٹل فیلئر, دس از یور ٹوٹل انسلٹ, کورٹ کے سامنے بھی اور کلائنٹ کے سامنے. آپ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی 10 تمہارے کتنے بھائی ہیں, بس وہیں سے آپ کی زیرو ہو جاتے, ایٹ لیسٹ جج کی نظر میں زیرو ہو جاتے کہ یار یہ دیکھو کس چیز کی فیس لی ہے. تو اس لیے آپ نے سارے فیکٹس آف دی کیس آپ نے اپنے, اور ایک پیپر کے اوپر آپ کا بریف ہونا چاہیے. کسی فیکٹ کے لیے آپ نے فائل کو نہیں کھولنا, اوپر بریف ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی, ڈیٹ آف اکرنس سر سچ, پلیس آف اکرنس, ڈیٹ آف وٹنس, ریکوری, کلاشن کوف سر, پسٹل, واٹ از دی رول سر, للکارا, فائرنگ ود دی پسٹل, ایک ایک. یہ نہیں کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں, اتنی موٹی فائل ہے, فائل کھولیں. تو فیکٹ کے بعد سیکنڈ چیز آ جاتی ہے آپ کی, اب دیکھیں نا, دو لائرز ہیں, اب دونوں لائرز ہیں, ایک ایف آئی آر میں آپ دونوں انگیج ہیں, آپ کمپلیننٹ کی طرف سے, آپ ایکیوز کی طرف سے, آپ کا کام ہے اس کی, آپ ایکیوز میں آپ کا کام ہے اس کی بیل کروانی, آپ کا کام ہے اس کو ایکویٹ کروانا, آپ کا کام ہے اس کی بیل ریفیوز کروانا, آپ کا کام ہے اسے پنش کروانا. ایک ایف آئی آر ہے,
एक सेक्शन है 324 अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अमल, यह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। आपका काम है घर अपने क्लाइंट के नाम करवाना, आपका काम है अपने क्लाइंट के नाम करवाना, आपका काम है कि अपने एग्रीमेंट को आपने ट्रू प्रूफ करना, आपका काम है कि उसको फॉल्स प्रूफ करना। एग्रीमेंट फॉल्स होगा तो आप कह दीजिएगा। दोस्तों दे आर डिफरेंट प्रपोजिशन। एक FIR है, आपके डिफरेंट रोल्स है, फैक्ट सेम है, आपके क्लाइंट के अपने फैक्ट है, आपके अपने फैक्ट है। फैक्ट के बाद अब आपने अपने पॉइंट्स आर्गूमेंट प्रिपेयर करने, आपने एक्यूज के कौन से, आपने एक्यूज की फेवर में, offense does not fall under the property clause of 497, investigation completed, not daylight occurrence, identification period not conducted, benefit of doubt, previous enmity, no motive। आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कहा है कि इट इज देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल दैट द if the offense doesn't fall under the property clause, the accused should be entitled for the bail of for the grant of bail as a matter of right। Sir, daylight occurrence, identity known, perfect proved, no matter of ID, no enmity, आपने अपने करने, आपने अपने करने। इसलिए फैक्ट्स नंबर 2, आपने आर्गूमेंट पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर ब्रीफ, इन सपोर्ट ऑफ द योर इन सपोर्ट ऑफ द केस ऑफ योर क्लाइंट। आप जिस क्लाइंट का ब्रीफ होल्ड कर रहे हैं, आप माँ की तरफ से, माँ कहती है कि बच्चों को मैं नहीं देना चाहती बीबी, ये बच्चों को बाप को नहीं देना चाहती। दूसरी लेडी लॉयर बाप की तरफ से, आपने बच्चे को कस्टडी लेनी है, तो आपने वो पॉइंट नोट करने हैं कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जिस पर बच्चे की कस्टडी माँ को नहीं, बाप को नहीं मिलनी चाहिए, और आपने वो पॉइंट देखने हैं कि कौन से ग्राउंड हैं जिस पर बच्चे की कस्टडी माँ से लेकर अदालत बाप को देगी, तो वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो for each and every point you should produce judgment before the court। देखिए ये तो बहुत डेट ऑफ अकरेंस है, फॉर एग्जाम्पल 5th FIR है 20th, 15 डेट का डिले है। आप कहते हैं सर डिले ऑन FIR 15 डेज, ये तो आम मुंशी भी पढ़ के कह सकता है जी 15 का अकरेंस है, 20 के FIR है, 15 दिन का डिले है, इसमें को क्या कमा। लेकिन कौन सी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि डिले ऑन FIR पे बेल हो सकती है? कौन सी जजमेंट में लिखा हुआ है? आपने बताना है कि जी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास होता है 10 साल से कम सजा, उसको कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। आपने बताना है कि जी मेरे क्लाइंट की 10 साल से कम सजा है, ज्यादा बेल का एंटाइटल्ड है। आपने बताना है जी सुप्रीम कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि जरूरी नहीं है। अब जैसे पीका है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है, मैं डेली हम बेल खारिज करते हैं। ये जो लोगों की, बच्चों की पॉर्न वीडियो बनाते हैं और वो करते हैं, पीका लगता है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, उससे भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपने ये कहना है कि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, ये कहते हैं जी बेल, आपने कहना है सर देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल। इसीलिए बुक्स भरी हुई है ना, एक सेक्शन है 302, एक सेक्शन है 324, आप उसके देखें तो 1000 बिलियन ऑफ जजमेंट्स आपको मिलेगी। प्रपोजिशन तो एक ही है 302 मर्डर, उस मर्डर की एक एक पॉइंट में आपको जजमेंट मिलेगी। तो आपने अपने जो आपके पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने हैं, और पॉइंट्स की सपोर्ट में आपने जजमेंट, और फिर फोर्थ हुआ है आपने केस ऐसे रिप्रेजेंट करना है कोर्ट को। अब वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि बहुत ज्यादा में होता है। अब कई दफा आप यकीन करें, पहले तो कई लोगों के पास जजमेंट 80% तो होती नहीं। यदि मैं अपनी आपको एग्जाम्पल बताऊं, हमारे अलीम साहब के हमारे सर है जस्टिस जज ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी जज है सरदार असलम साहब, हम उनके शागिर्द हैं। He was चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैं अपील हुआ एज ए लॉयर, तो उसमें नोटिस हो रहा था केस में, छोटा सा कोई इशू, मैंने आर्गू किया, नोटिस इशू है। मुझे कहते हैं मिस्टर जहांगीरी, हैव यू ब्रॉट द जजमेंट ऑन द पॉइंट? मैं कह रहा हूँ सर। तो उनके चेहरे से मुझे लगा कि उन्हें बहुत दुख हुआ है कि मेरे पास जजमेंट हो। और वो दिन और मेरी लास्ट प्रैक्टिस डे तक अगर मैंने एडजर्नमेंट के लिए भी गया हूँ तो मैं जजमेंट लेकर गया। तो ये हर चीज की आपने जजमेंट साथ लेके जानी है, और बहुत ईजी है। अभी तो लॉ साइट्स आ गई हैं, अभी तो मेजर एक्ट आप खोले 497, आगे बेल ग्रांटेड, बेल रिफ्यूज, बेल ग्रांटेड, बेल रिफ्यूज, इतने बड़े बड़े परफॉर्मेंस बने हुए। आपने ग्रांट करवानी है, आप ग्रांट वाली 10 जजमेंट निकाल रहे, आपने रिफ्यूज करवानी है, रिफ्यूज वाली 10 जजमेंट निकाल। लॉ साइट पे चले जाए, डिले FIR टाइप करे, ओ आपके साथ। हमने तो उस वक्त एनुअल लॉ डाइजेस्ट की पिंडी में जब हम अप्रेंटिसशिप में करते थे, रात को लाइट भी चली जाती थी, और कैंडल लाइट के ऊपर जनाब हमने वो एनुअल लॉ डाइजेस्टर निकाल के और उसके ऊपर अपने जजमेंट निकालते थे।
अभी तो बहुत ईजी है। और अभी भी अगर जो ऐसे लोग जजमेंट लेकर नहीं आते या टेक्स्ट बुक लेकर नहीं आते तो इट इज़ रियली वेरी शॉकिंग और बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हर दूसरे दिन लॉयर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार खुदा के वास्ते हाई कोर्ट का डेकोरम का ख्याल करें। मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो रहा है, हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मजिस्ट्रेट है, उसका और लेवल है, उसके बाद सेशन जज है, उसका हमारा सुप्रीम कोर्ट तो बेचारे कई लोग जा भी नहीं सकते। पहले एक बंदा अरेस्ट होता है थाने में, उसके साथ जो कार्रवाई पुलिस डालती है, 2-4 पैसे होते हैं, वो मजिस्ट्रेट के पास बेल फाइल करता है, वो डिसमिस होती है, फिर कहीं से लोन चोन लेके सेशन जज के पास जाता है, वहां से बेल खारिज होती है, फिर वो पता नहीं कहाँ से पैसे लेके 4th स्टेप पे वो हाई कोर्ट आता है, पहले पुलिस के पास थाने में, फिर मजिस्ट्रेट, फिर सेशन जज, फिर हाई कोर्ट। तो वहां पर भी अगर लॉयर की प्रिपरेशन ना हो, या पुलिस वाले कहे कि जी रिकॉर्ड नहीं है, या हम इस पे एडजर्नमेंट, मैं बिल्कुल एडजर्नमेंट नहीं देता क्रिमिनल केस में जब बेल आफ्टर अरेस्ट। और मैंने पुलिस वालों को भी, आईजी को भी बुला के कहा। अब लास्ट टाइम थाना रमना का मेरे पास एक केस था, फ्राइडे को बेल थी, तो मैंने उसे आर्गूमेंट और माइनर ऑफेंस था, 406 था, नॉन प्रोबेटरी क्लास थी। अब हाई कोर्ट तक जब बंदा पहुंचता है तो उसकी हमारा फ्रॉड होता है। उससे कहा जी रिकॉर्ड नहीं है, अब रिकॉर्ड के बगैर हम बेल भी नहीं दे सकते कि शायद सेक्शन चेंज हो गया हो, 406 में कोई और ऐड हो गया हो, कुछ हो गया। तो मैंने आईजी इस्लामाबाद, SSP, SP और SHO सबको बुला लिया मंडे में, डायरेक्टेड टू क्लियर पर्सन ऑन मंडे को वो आगे सारे। और जैसे ही केस कॉल हुआ तो उन्होंने शूट किया, मैंने कहा साइड में, मैंने जेंटलमैन आर्गू द केस, उससे केस आर्गू किया, वो गाड़ी को ले गया था, वापस नहीं चाहिए, ये चीज वो माइनर ऑफेंस। उसके लॉयर ने भी आर्गू केस निकालने का, बेल अलाउड 1 लाख 1 श्योर, बेल अलाउ हो गई। मैंने अब बुला लिया, मैंने कहा यू हर्ड दिस केस, कहते हैं मैं क्या दिस अ सीरियस केस ऑफ माइनर केस, कहते हैं सर, वो आईजी भी कहते हैं और SSP सर माइनर केस। मैं कहा दिस बेल शुड हैव बीन ग्रांटेड ऑन फ्राइडे, नाउ इट हैज बीन ग्रांटेड ऑन मंडे। 3 nights that poor chap has spent behind the bar in Nadala jail. So who is responsible for his incarceration in the jail for 3 nights? Today, as you have heard the case, he was innocent person, he was entitled for the bail. Even your IU has stated that no evidence against him. So just tell me who is responsible. कहते हैं सर, मैं कहा no, one of you should go behind the bar for 3 days. Now you decide among yourself. SP जाएगा, SHO जाएगा या IG जाएगा। अब वो सिलसिला कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, सर मैं कहा one of you I will send. Okay, in Islamabad High Court, at a distance of 10 or 20 yards from police station, Ramna police failed to bring the record, and we are keep on adjourning the cases on this pretext that the poor people, they are suffering behind the bars, और उनके घर में उनकी बीवी, उनके बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा बाप या हस्बैंड कब आए। इस तरह अगर हम इनको जेलों में रखना चाहिए, बंद कर दें हमारे को। मैं कि आप में से कौन 3 दिन जेल है। फिर उन्होंने काफी अंदर इंक्वायरी करते हैं सारी ये वो जो, फिर ही मैंने उसने कहा, मैंने कहा कि जब person accused will be released, you will have to pay 50,000 rupees to him as a compensation for spending 3 nights in the jail, being innocent person, being entitled for, not innocent to trial पे होगा, but being entitled for bail on Friday, but he has been granted bail on Monday for 3 nights, Friday, Saturday and Sunday. तो उसको फिर उन्होंने कंपनसेशन दी, मेरी जजमेंट कोर्ट में हुई। तो इसलिए हाई कोर्ट का ये है, आई थिंक कि उसमें हमें ये, अब उसमें अगर हमें लॉयर प्रॉपर असिस्टेंस न दे कि वो कहे कि जी मुझे ये नहीं पता कि जी रिकवरी है, मुझे ये नहीं, सर मुझे टाइम दे। अब जब बेल आफ्टर अरेस्ट में कई दफा लॉयर आके डेट मांगते हैं तो लिए नहीं बोलते को, यार 15 जेल पड़ा हुआ, बनती है बेल उसको दे, नहीं बनती तो नहीं देंगे। लेकिन इस बात पे अगर हम डेट देना शुरू कर देंगे कि लॉयर के जी मेरे पास आज तैयारी नहीं है, वो जी शादी पे चला गया है, आज उधर गए हुए, तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ योर ब्रीफ थॉरोली, ब्रीफ पॉइंट, और उसके बाद लॉ जजमेंट्स। आपको पता ही होगा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो वो लॉ है, जो रिपोर्टेड जजमेंट है वो कानून है, और उसको कहाँ कौन कहता है वो कानून है, वो आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये नहीं है कि जजमेंट आप किसी को इम्प्रेस कर रही है उसके लिए पेश करते हैं, वो जज भी बाउंड है। अब कई दफा हम माइंड फाइल पढ़ते और माइंड होता है, दूसरे दिन लॉयर कहता है सर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट,
हम माइंड चेंज कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट लॉ लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हमारी जो जजमेंट है हाई कोर्ट की, वो बाकी सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ATA कोर्ट सब पर बाइंडिंग, तो वो आपका लॉ है। तो ब्रीफ पॉइंट्स इन योर फेवर, लॉ इन योर फेवर, और उसके बाद आपकी अपीयरेंस एंड आर्गुमेंट। अपीयरेंस में आपके आ जाते हैं टाइम, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी स्मार्टनेस, आपका डिसिप्लिन कोर्ट में अपीयर होने का, और बहुत फर्क पड़ता है। अब हमारे कई लॉयर आते हैं कोर्ट में, एंटर होते हैं, गो डाउन करते हैं, सर योर ऑनर, माय लॉर्ड, योर ऑनर, सर आपने फरमाया था, सर आपने सर लास्ट डेट पे फरमाया था, ये सर आपने लास्ट डेट पे कहा था, सर आपने पहले भी कह चुके। अब दोनों वर्ड की मीनिंग सेम है, लेकिन उसकी नरेशन डिफरेंट है। एक का आप अच्छा बेटर। इसी तरह बेल पिटीशन है, कई मुंशी बेल लिखते हैं, हमारे FA कचहरी में भी और सारे पिंडी में भी, तो आप मुंशी यार FIR बेल होता है, साहिल अदम सजा याफ्ता है, साहिल बेगुनाह है, पुलिस को साहिल के जिस्म की जरूरत ना है, साहिल जमानत का हकदार है, चलो। लेकिन एक ये भी है कि FIR पढ़ के आप जाते हैं, टाइप करवाते हैं कंप्यूटर, आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, अब तो अपने आ गए, हमारे वक्त उस वक्त तो नहीं थे, तो हम जाके कंप्यूटर वाले से जाके बेल टाइप करवाते थे इंग्लिश में। कई दफा क्लाइंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 200-300 रुपीज उसको पे करना पड़ता था, तो कई गरीब क्लाइंट होते थे। लेकिन मेरे डे 1 से ये एक था प्रैक्टिस का ट्रेंड कि जी इंग्लिश में टाइप करवाते, फाइल कवर आपका प्रिंटेड होना चाहिए। अब एक जज है, एक के सामने वो पुराना जो खोखे से एक फाइल कवर मिलता है बोसीदा सा, वो उसके सामने जाता है, वो खोलता है, ऊपर एक गंदी सी उर्दू में लिखा हुआ है शबीर बनाम सरकार, एक हुआ है आपका टाइप्ड, आपका प्रिंटेड जहांगीरी लॉ एसोसिएट्स मोनोग्राम बना हुआ है, आपका आपके एसोसिएट्स के नाम लिखे हुए हैं, नीचे इंग्लिश में मार्कर के साथ लिखा हुआ है शबीर वर्सेस द स्टेट, बेल आफ्टर अरेस्ट सेक्शन सच और सच। उसको देख के जज का ये हो सकता है कि वो उर्दू वाले की बेल हो जाए, अगर उसका माइनर ऑफेंस हो जाए, हो सकता है वो इंग्लिश वाले की, अगर मेरी 20 किलोग्राम में है ना, तो ये बेल तो नहीं होगी आपकी, उस अंग्रेजी से तो बेल नहीं होगी। लेकिन आपके काम में, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी रेपुटेशन में, आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, तो वो जज के सामने फाइल जाएगी, खोलेगा, आगे देखेगा, उसके बाद इंग्लिश में टाइप्ड है सारा कुछ, फ्लैग लगे हुए, पेज मार्किंग, जजमेंट्स है। एक पॉइंट 1 तो ये है कि लॉ बुक ही नहीं होती। आजकल जो हम एज ए जज प्रॉब्लम फेस करें, कई लॉयर के पास मेन टेक्स्ट बुक ही नहीं होती। आपने किया जी 6-7 P का FIR है, प्लीज जेंटलमैन रीड P का, सर दिस इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 47, प्लीज रीड व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बुक ही नहीं। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाती है जजमेंट। जजमेंट भी किसी के पास नहीं है, ज्यादातर अगर है जजमेंट तो कई लोग जजमेंट साइड कर देंगे, सर PhD सच एंड सच, जजमेंट कोई जजमेंट, दे विल नॉट प्रोड्यूस द जजमेंट। अगले थर्ड स्टेप है कि जजमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। अब कई ऐसे जजमेंट हैं, अब जजमेंट के ऊपर न केस का टाइटल होता है और न किस पार्टी का जजमेंट, तो आपने भी 10 जजमेंट दे दी, आपने भी दे दी, अब फाइल में 20 जजमेंट डाल दी हमारे रीडर ने, अब चैम्बर में फाइल चली गई, अब 20 जजमेंट में मुझे क्या पता है कि आपने कौन सी दी या आपने कौन सी दी। तो मैं अक्सर लॉयर को कहता हूँ कि यार मेहनत किया करो, तो एक सीनियर लॉयर के पीछे आप जैसे 6-7 जूनियर एसोसिएट खड़े, और मैंने कहा नहीं इस काम पे तो लगाए भाई, मैंने कहा भाई आप एक एसोसिएट को, मैंने कहा बैठो प्लीज, टेक योर सीट, और इन जजमेंट के ऊपर केस का टाइटल लिखो। किस टाइटल, क्योंकि हमारे चैम्बर में तो जजमेंट का ढेर मारा होता है। आपने भी मेहनत की, आपने भी की, 10 आपकी तरफ से आ गई, 10 आपकी तरफ से, 20 जजमेंट चैम्बर में 50-60 और पड़ी हुई है, उनमें मिक्स हो गई, पता ही नहीं चला। तो आप जजमेंट देने का ये है कि आप उसके ऊपर टाइटल लिखे, शबीर वर्सेस स्टेट, टाइटल हो गया। अब किसकी तरफ से जजमेंट दे रहे हैं, एक्यूज की तरफ से दे रहे हैं, कंप्लेनेंट की तरफ से दे, तो थोड़ा सा एक और मेहनत कर रहे हैं अपने। आप तो खैर अभी खुद एसोसिएट है, आप मेहनत करें, आप कहें सर ये मेरा जजमेंट सर दर्ज को तैयार कर, टाइटल लिखा, टाइटल के बाद आपने किसकी तरफ से वो किया और आपने कोर्ट में अब जजमेंट प्रेजेंट। कई लॉयर्स देते हैं जजमेंट, आप यू बिलीव कि उनके स्टेपल ही उल्टा होता है, पहला पेज सीधा होता है, सेकंड पेज उल्टा स्टेपल। उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि स्टेपल कैसे हो। हम जब पढ़ते हैं तो मूड ही ऑफ हो जाता है, जजमेंट साइड भी रख देते हैं कि यार अभी तो कैसे पढ़े, आप उसको टेढ़ा पेढ़ा करके तो हम नहीं पढ़ सकते।
बात होते हैं उन्होंने उसके ऊपर इंडेक्स स्टेटमेंट के ऊपर लगाया होता है, फ्लैग मार्किंग लगाई होती है, इंडेक्स टाइप की होता है, फ्राम वर्सेस प्राणा, PLD 94, सुप्रीम कोर्ट पेज 34, तारक बशीर केस पेज 51, 1989 CMR तक साथ इंडेक्स लगा हुआ है, साथ उसके ऊपर उन्होंने वो क्या होती है वो जो बाइंडिंग, जिसको वो बाइंडिंग कराकर ऊपर फ्लैग लगा के आपको बुकलेट देते हैं, जाके खोलते हैं, हमें पढ़ने में मजा आता है। तो वो जजमेंट के ही हम हाथ ही नहीं लगाते, इस तरीके से वो पेश की जाती है कि जो दिल ही नहीं चाहता कि उनको पढ़ेगा, ना उनकी स्टेपल ठीक है, ना उनके ऊपर टाइटल है, ना पता है, जाके वो जो हमारे रश वाले जजमेंट पड़ी होती है उनमें जाकर वो मिक्सअप हो जाती है। तो ये हर चीज का एक तरीका है काम करने का। और देखें ये सबकी एजुकेशन LLB है, हमारे प्रोफेशन में मेडिकल में लोगों को डिग्रियाँ चाहिए होती हैं, FCPS, FRCS, MCPS, हमारे सारे LLB। उस LLB में एक आदमी वकालत के बाद 10 साल के बाद नोटरी पब्लिक बनता है, 10 रुपए लेकर मोहरे लगाता है, और एक बंदा टॉप का लॉयर बनता है। इसी LLB में कोई अब्दुल हफीज पीरजादा बनता है, कोई सरदार असलम बनता है, कोई SM जफर बनता है, और कोई तो आपके ऊपर है कि आपने क्या बनना। आपने वो लाइन इख्तियार करनी है, आपने 10 साल बाद नोटरी पब्लिक हाउस कमिश्नर बनना है, 10 रुपए लेकर मोहर लगानी है, और वो जो मोहर वाला मुंशी आपके पास लेकर आता है 5 रुपए उसकी कमीशन होती है। तो आपने वो बनना है, या आपने टॉप का लॉयर बनना है जिसको दुनिया या आपके पेरेंट्स को आपके फख्र। टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, ये भी आप ध्यान में रखें। हम भी जब आए थे, कहते हैं पिंडी में मैं जब प्रैक्टिस ज्वाइन की तो कहते हैं कि जब पिंडी बार में जब मोर देन 100 ईयर है, जब पिंडी बार स्टार्ट हुई तो कुछ दिनों बाद 4 या 5 लॉयर हुए या 5-6 हुए। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया, उन्होंने कहा कि दिस प्रोफेशन हैज बिकम ओवरक्राउडेड। उस वक्त 7-8 लोगों ने। अभी भी जब हम आए तो हम कहते थे यार ये हमारे पास भी कभी ब्रीफ आएगा। इस्लाम बाद में मैं तो लोकल ही नहीं हूँ, मैं तो बर्फ के पीके प्रोविंस से आया हूँ, कभी हमारे पास भी आए। हट्टे के ऊपर बैठकर आप सीट के ऊपर देखते थे कौन खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास केस आए। अल्लाह ने किया एक आया, और ये वर्ड ऑफ माउथ है। हमारे लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल में एडवर्टाइजमेंट पे बैन है। आप बाहर जाते हैं, आप अमेरिका यूके, आपको लॉयर के ऐड टीवी पे अखबारों में लॉयर के ऐड ही ऐड नजर आते हैं। हमारी बैन, हमारा इतना डिग्निफाइड प्रोफेशन है कि इवन आपके बोर्ड का साइज भी मेंशन्ड है आपके लीगल प्रैक्टिशनर बार, उससे बड़ा बोर्ड भी नहीं लगा सकते। आप अखबार में ऐड नहीं दे सकते, आप टीवी पे ऐड नहीं दे सकते, कहीं पे भी आप नहीं ऐड दे सकते। आपका ऐड क्या है? आपकी क्लाइंट, आपकी रेपुटेशन, वर्ड ऑफ माउथ। एक बंदे को आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने मेहनत की, आपने अच्छा उसका केस किया, कंडक्ट किया, ऑनेस्टी की, सारा वो जाके पूरे शहर में कहता यार हार गया या जीत गया, कहता यार वकील साहब को क्या मजा आ गया, इतना उन्होंने मेहनत की, इतनी तैयारी की। और अगर आपने वही है कि 9 बजे कोर्ट का टाइम है तो 10 बजे आप आ रहे हैं, ना आपके पास फायदा है ना आपके पास बुक है, वो 10 बंदों को जाके कहोगे यार पूरे हर बंदे को जाए उस फलाह को नहीं जाए, उसने मेरा बेड़ा गर्क किया। ये आपकी रेपुटेशन। हमारे साथ इसी तरह हुआ। एक मैंने ट्रेडर का F10 मरकज का ट्रेडर का केस किया, उसने इतना, दूसरा तीसरा, तकरीबन 90% उस सारे उसके मेरे क्लाइंट बन एक दूसरे के रिकमेंडेशन पे। तो ये आपका वर्ड ऑफ माउथ है, और वर्ड ऑफ माउथ किस पे आपका होगा? आपकी परफॉर्मेंस। फिर इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्टी, नो शॉर्टकट। बड़े बड़े आपको ऑफर होगी शॉर्टकट, आपको लोगों ने कमिश्नर रखी हुई है, पुलिस वालों के साथ, तफ्तीशियों के साथ, लीडरों के साथ, अहमदों के पास। जब समन जाता है तो जो पार्टी समन जाके लीडर को कहती है, कहते यार ये समन आया है, वो कहते हैं हाँ जी कोर्ट में केस है बड़ा सीरियस, अच्छा कहते हैं फलां वकील के पास भेजते हैं, वकील के साथ उनकी परसेंटेज। नो शॉर्टकट। और आप अगर शॉर्टकट से बचेंगे तो मेरा ईमान है कि आपको हक हलाल की अल्लाह ताला उसे डबल कंपनसेट कर। थोड़ा सा आपको उसके लिए फेस करना पड़ता है हार्डशिप। पिंडी में हमारे एक दोस्त था लॉयर, 2 महीने कहते हैं मैं बैठा रहा, सुबह से शाम तक कोई केस ना। कहते हैं मैंने कहा यार गोली मारो इस प्रोफेशन को, मैं अंदर कुछ और करता हूँ बिजनेस। कहते मैं बस इस तरह अपने दिन में ना इस प्रोफेशन को अब्यूज करता हुआ जा रहा हूँ। तो कहते हैं मुझे कचहरी के गेट पे क्लाइंट करके जाने वाला कहता है जी उसने मुझे इस केस में इतनी फीस दे दी कि मेरी 3-4 महीने की इनकम पूरी हो। तो आपको मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहा हूँ इसमें जो जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और मैं आपको अब क्योंकि टाइम नहीं है मैं आपको इतने वो इंसिडेंट कोट करूँ,
मैं आपको हरफन ईमानन कहता हूँ कि कई दफ़ा शॉर्ट कट से चीज़ें मैंने रिफ्यूज़ की हैं और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने हक तलाल की मुझे उससे ज़्यादा नहीं दी। ये ईमान है, ये दुनिया का निज़ाम है। तो इसलिए ये आपने देखना है। शुरू में आपको बड़ी ऑफर दूंगी, तो यार फलाने का आधे आइयों को दे दे, आधे आप रख लें। कई लोग बेलों के पैसे, मुचलकों के पैसे, गलत कामों के पैसे मिसगाइड कर देंगे। हमें तो उस्ताद ने अपने ये कहा था और हमने उस पर अमल किया कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है ब्रीफ लेकर सिविल केस में, क्रिमिनल में तो डेफिनेटली आपने उसको करना है उसकी वकालत, क्योंकि आपने उसको इट इज़ द मैटर ऑफ एविडेंस। और हर चीज़ क्रिमिनल केस जो है जैसे सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। अगर किसी ने मर्डर किया, अगर जज ने अपनी आंखों से भी देख लिया तो उसको डेथ सेंटेंस तो नहीं दे सकता अनलेस इट इज प्रूफ थ्रू द एविडेंस। सिविल में कोई एक आदमी आप कहते हैं ये झूठा केस है, नहीं बनता, आपका कॉन्शियस में आपको पता है कि ये नहीं बन रहा, आप उसे सिर्फ फीस की खातिर करते हैं, तो दैट इज हराम। ये उस बंदे को 10 साल आप दलील करके अदालतों में और वो आप फीस ले लेंगे तो ये अल्लाह ताला इसका जरूर आपसे हिसाब लेगा। इसलिए कोई ऐसा ब्रीफ आपके पास आता है, मेरे पास एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। मेरे पास एक बंदा है, लड़का यंग सा, उसकी वालदा डेथ बेड पे थी। उसने कहा जी मेरी माँ मर रही है, तो हमारे F6 में कोठी है, तो वो मेरे नाम जो है ना वो मेरी वो घर जो है मेरी बहन यानी अपनी बेटी के नाम करवा रही है, तो मैंने स्टे ले लिया। मैंने कहा तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी जिसको मर्जी कराए, तुम्हारा क्या काम है? आपकी औलाद के शेयर तो तब आता है जब पेरेंट्स की डेथ होती है या किसी की भी डेथ होती है। आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ आपका शेयर के लिए एलिजिबल होते हैं। लाइफ में ये मेरा मोबाइल है, मैं जिसको मर्जी दूँ मैं भेज दूँ, किसी का इसमें कोई राइट नहीं है। मेरा घर है, मैं जिसको मर्जी बेचूँ। डेथ के बाद मेरे बीवी बच्चों का या मेरे जो लीगल है उसका राइट बनेगा। तो कहते नहीं सर, कहते वो डेथ बेड पे है, बस मुझे स्टे दे। अच्छा, उसकी बातों से मैं समझ गया कि जो उसकी बहन है, जो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, वो माँ बेचारी डेथ बेड पे थी, वो उसकी माँ को लुक आफ्टर कर रही थी, खिदमत कर रही थी। ये मुझे शक्ल से कोई इस तरह का पार्टी बॉय टाइप लग रहा था। मैं कि माँ ने कहा होगा कि चलो बेटी को जो खिदमत कर रही है उसको, तो मैंने कहा भैया अब मैं कह भी सकता था ठीक है जी कह देता हूँ, 10 रुपए का बनाओ एग्रीमेंट अपनी माँ के नाम, जाली कचहरी में 5 मिनट में एग्रीमेंट बनता है, स्टे देना क्या मुश्किल था। मैंने कहा भाई नहीं बनता। देखें माँ आपकी जिंदा है, डेथ बेड पे है, माँ की बदवाइनल है, बेटा माँ के खिलाफ केस करेगा। कहते नहीं बस स्टे लेना है ताकि वो इतना स्टे चल जाए कि तब तक वो मर जाए और उसकी डेथ के बाद मैं लीगली उसका इंटाइटल हो जाऊँ। ये मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास भी लोग आएंगे इस तरह, क्योंकि कोर्ट्स में तो हर तरह की आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा अब वो अगर मैं ले लेता और मैं उसका स्टे लेता, उसने कहा सर जितनी फीस चाहिए आपको मैं, अब F6 की आपको पता है बड़ी प्रेशियस प्रॉपर्टी होती है, मैं करी, तो उसको मैंने रिफ्यूज किया। इस तरह जो चीज आप ये समझते हैं कि आपके कॉन्शियस में आपके नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आप यू आर श्योर कि यार ये तो गलत काम कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, चीट कर रहा है, आफ्टर लॉन्ग लिटिगेशन ये बेचारा तो घर जाके बैठ जाएगा, हार जाएगा। तो आप कई दफा हुआ हमारे सामने लोगों ने पैसे रखे, निकाल के कैश चेक उनका जाएंगे साहब ये आपकी फीस है, ये आपने काम करना, स्टे लेके देना है। ये मैं कभी नहीं बनता, नोटिस दावा सूट फाइल कर देता हूँ, नोटिस हो जाएगा, स्टे नहीं बनता ये चीज। तो ये आपने, और इसकी अल्लाह ताला आपको हमें कम अज कम अपनी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बाकी ये जो दोस्त मेरे स्टेज पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमेशा आपको कंपनसेट करता है। वक्ती तौर पे आपको दुख भी होता है, कई दफ़ा सोचते हैं, मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बहुत 2 केसेस में ब्राइब ऑफर हुई, तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता, तो बाद में दुख भी हुआ। मैंने कहा चलो यार कुछ बिजली के बिल दे देता, वो घर की लोन की इंस्टॉलमेंट दे देता, लेकिन मैं तो चलो अल्लाह ताला ने कायम रखा हुआ है, बट ठीक है। तो कुछ दिन बाद मुझे जायज़ तरीके से फीस मिल गई, जायज़ तरीके से कंपनसेशन मिल गई। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ज़रूर शॉर्टकट से बचना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी चैम्बर। जो मेरे एक्सपीरियंस से पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप किसी चैम्बर में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो न्यूली बॉर्न बेबी की तरह आपकी कंडीशन होती है, जैसे हमारी भी थी। उस चैम्बर में अगर आपका जो टीचर है वो आपको टाउटी सिखाता है, आपको गलत काम सिखाता है, आपको पता ही नहीं चलता। मैं हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, तो मेरे पास कंप्लेंट्स आई, उसने कहा कि जी ये फलां वकील साहब मेरे घर फीस मांगने आ गए, मेरे दरवाजे को लाते मारेगा। मैंने कहा यार तुम क्लाइंट के घर गए,
कहते जी हम तो हमारे सर के साथ होता था, क्लाइंट के साथ जाते थे, कहते यार ठहरो बैल बचाओ जरा फीस ले, हमें तो पता ही नहीं है बुरी बात। एक तो कहते जी हम तो हमारा उस्ताद जो है वो जो प्रॉपर्टी डीलर को मशवरा मांगता था, फोन करता था जी फलां साहब आ जाओ, कहते बैठो बच्चों गाड़ी में, और कहते हम प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर मशवरा, मैंने कहा लीगल वकील होकर मशवरा देना चाहते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपका ऑफिस में आएगा, हाईली अनएथिकल कि लॉयर जाए क्लाइंट के पास। हमारे पास कई दफा हुआ ब्यूरोक्रेट फलान, उन्होंने कहा जी जहांगीरी साहब आ जाए, मैं कह लो उन्होंने कहा जी पिछले यार आप ये लगता है बड़ा प्राउड वकील है, नहीं आता, मैं कह नहीं आता, चलो आना है आप मेरे ऑफिस में, और ये हमारे फिर थाने में जा रहे हैं, वो कहते जी हमारे उस्ताद हमें तो आप दूसरे दिन थाने चले जाते थे पुलिस वालों के साथ, तो हमारे सर ये तो उनको पता ही नहीं है उनको कि भाई ये चीज़ गलत है, क्यों नहीं पता कि उन्होंने अपने चैम्बर में ये चीज़ सीखी। तो इसलिए आपने ये जरूर देखना है कि आपने चैम्बर की सिलेक्शन, अब लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में 10 ईयर्स से कम जो लॉयर है वो अप्रेंटिस रख ही नहीं सकता, एट ए टाइम 3 अप्रेंटिस अलाउड, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जिनकी 2 साल 3 साल की प्रैक्टिस है उन्होंने भी अपने एसोसिएट रखे, और जब वो उनको खुद टीचर को नहीं आएगा तो जूनियर को क्या सिखाएगा। और लर्निंग तो आप सीख लेते हैं बुक से, आपको बुक्स भी पढ़ लेते हैं, जजमेंट भी पढ़ लेते हैं, आपने एथिक्स सीखने हैं। आपका टीचर अगर यूनिफॉर्म में है, आपका टीचर प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, आपका टीचर जजमेंट आप इनहेरिट कर रहे हैं, आपका टीचर आधा घंटा लेट आ रहा है, आपके टीचर ने नीली पीली टाइयाँ पहनी हुई हैं, आप भी वही सीखेंगे। आपका टीचर कहता है चल यार जरा ऐसे चौक को कहता है चलो जी थानेदार साहब आओ ना जरा शामी चलिए जरा तो चाय पीते हैं और केस से डिस्कस करते हैं, तो आप भी यही सीखें। तो आप टीचर की वो चीज़ें इनहेरिट करते हैं। तो हमें तो मैं थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी के इतना अच्छा चैम्बर मिला था कि हमने सरदार असलम साहब से लॉ भी सीखा, अखलाकियात भी सीखी, मैनर्स भी सीखे, और ये गुड लगती है। अगर कोई गलत चैम्बर में चले जाते तो हम भी इसी तरह टाउटियाँ सीखते। तो ये इस चीज़ में भी आपने अपने आप को देखना है। और बाकी जो लास्ट में आपको बता रहा था कि टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, फिर बहुत ओवर क्राउडेड है प्रोफेशन, हम जब आए थे इसी तरह ओवर क्राउडेड था आप, लेकिन आपको अल्लाह ताला जब मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, इस तरह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता है कि आप इंसान सोच ही नहीं सकता। मतलब मेरे अपनी मैं बता रहा हूँ, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे पास भी केस है। मैं आया बाढ़ में, बोर्ड बन लगे हुए थे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के, प्रेसिडेंट उस वक्त हमारी बार के सीनियर राजा अब्दुल रहीम साहब, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब, बड़े बड़े नाम थे, सीनियर लॉयर थे। तो मैंने पढ़ा तो मेरा KPK के गांव से मनसरा से तल्लक था, तो मुझे मेरा वो कहता है जो मेरा फ्रेंड था, उसने कहा छोड़ यार तू इधर बोड़ो छोड़ो को मत दे, ये इस्लामाबाद के लोकल राजे और चौधरी बड़े बड़े वकील बार के प्रेसिडेंट बनते हैं, तुम्हारा कर जाओ काम। मैं चला गया, देख किस तरफ चला। अल्लाह ताला ने, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी भी बना, डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट भी बना, हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी बना। जो चीज़ें आइडियलाइज की सारी अल्लाह ताला ने उसी फटे पे बैठ के वकालत की, और उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्लाह ताला ने जज के मनसब पे भी लगाया। और ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और इसमें जो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि कल आप लोग भी इन पोजिशनों पे आएंगे, आप लोग भी बैठेंगे, रास्ता आपके पास, एक वो रास्ता है 10 रुपये मोहर वाला, और एक ये रास्ता, उसमें मेहनत है, ईमानदारी है, डिसिप्लिन है, नो शॉर्टकट है, ऑनेस्टी है, और उसमें फिर आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको किस तरह कामयाब करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपको इसी तरीके से आप नोट करें सारे पॉइंट्स, मेहनत करें, और जब आप हमारी कोर्ट में आएंगे नेक्स्ट टाइम, हाई कोर्ट में अपीयर होंगे, तो आई होप कि आप चीज़ें फॉलो करेंगे और वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ा और कामयाब होगी। थैंक यू।